Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to learn chemistry chapter number 3, which is about to end with the test yourself and some exercise and short questions and long questions. In today's lecture we will discuss about the टेस्ट योर सेल्फ जो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, शील्डिंग इफ़ेक्ट को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इन सब को डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन. अब हमें जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हम लोगों ने आंसर्स देने हैं ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं हमें पता चल जाए कि किस हद तक हमारे पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हुए हैं. ठीक है. टेस्ट योर सेल्फ 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. हाउ कैन यू डिफ़ाइन एटॉमिक रेडियस. आप एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो. एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो एटम्स ले लेते हैं. एटम्स को सपोज कर लेते हैं कोई एक स्फेयर की शेप में. तो हर स्फेयर को आप हाफ जो होता है ना स्फेयर का, वहाँ से आप उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज रेडियस मीन्स हाफ, तो आप सर्कल का हाफ़ लेते हो तो उसका रेडियस हो जाता है. तो जब 2 सर्कल्स यानी कि 2 एटम्स का हाफ़ लोगे, 2 स्फेयर्स का हाफ़ लोगे तो वो 2r हो जाएगा. हाउ कैन यू डिफ़ाइन एटॉमिक रेडियस. द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बाउंडेड एटम इज़ रेफर टू एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम. हमारे पास जो डिस्टेंस होता है हाफ बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, और यू कैन से 2 स्फेयर्स, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. जब आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए, यू मस्ट हैव टू गो विद एन एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल इज़ मस्ट. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में एग्जाम्पल ली थी कि सफ़ेयर का जो हमारे पास रेडियस है वो कितना आया था, और फुल 2 रेडियस का क्या आया था, और हमारे पास जो है वो एक सिंगल रेडियस का क्या एटॉमिक रेडियस था. ठीक है, कितना डिस्टेंस था उसमें. The distance between the nuclei of 2 carbon atoms in its elemental form is 154 picometer, right? And it means कि atomic size जो है कार्बन एटम का वो है 154 पिकोमीटर. जो पूरा एक सफ़ेयर का साइज़ है, यानी कि 2 न्यूक्लिक बाउंडेड एटम्स के दरमियान में जो पूरा डिस्टेंस है वो है 154 pm. लेकिन अगर हमने सिर्फ एक सफ़ेयर का यानी कि हाफ ऑफ द रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो कितना है 77 pm. pm मीन्स पिकोमीटर. ये एटॉमिक रेडियस निकालने का एक तरीका है जो एक एग्जैक्ट वैल्यू है. आपने इस वैल्यू को एज इट इज़ ही याद करना है क्योंकि ये मेजरमेंट के साथ हमारे पास वैल्यू आई हुई है. तो pm मीन्स पिकोमीटर. So the half of the distance between the nuclei of the 2 bounded atoms is referred to as the atomic radius of the atom. ये होगी हमारे पास definition. Now come towards the example. The distance between the nuclei of 2 carbon atoms in its elemental form is 154 picometer. It means atomic size of carbon atom is 154 picometer and its radius is 77 picometer. Next question is, what are SI units of atomic radius? Although the SI unit of length is meter, but atom is so small to measure, its radius is meter. Atomic radius is measured in picometer, which is to 10 raised to power minus 2 m. इस क्वेश्चन का आंसर आपके टॉपिक में नहीं है, बिकॉज इन द एटॉमिक रेडियस उन्होंने हमसे यूनिट की कोई बात नहीं की, कोई भी ऐसा यूनिट का उन्होंने हमें नहीं बताया. एज़ इट इज़ जब हम किसी भी चीज़ की रेडियस या लेंथ फाइंड आउट करने लगते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसमें हम लोग लेंथ को फाइंड आउट करते हैं. लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर्स में. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की. एटम जो है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका जो रेडियस का जो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का जो रेडियस निकालना होता है उसको हम, जैसे कि अभी इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस किया, हम लोग उसको किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं. ठीक है, तो पिकोमीटर में क्या है, आपने अगर यूनिट्स पढ़े हैं इन द फिज़िक्स, यू विल स्टडी अबाउट द यूनिट्स, तो आपको उन यूनिट्स से पता चल जाएगा या आपको उसको एक आइडिया होगा कि यूनिट को जो पिको होता है वो 10 raised to power minus 12 के इक्वल होता है. ठीक है, पिको की जगह आप 10 raised to power minus 12 भी लिख सकते हैं, एंड मीटर एज इट इज़ मीटर. So this was the SI unit of atomic radius. Now come towards the next question, which is define ionization energy. इसमें क्या करना है आपने, एज इट इज़ लाइक इन दी टेस्ट योर सेल्फ, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके टॉपिक्स के अंदर हैं. ठीक है, लाइक वो आपकी थ्योरी में लिखे हुए हैं. ठीक है, लेकिन बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
आपको जो है वो एक मैनरेबल तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आएँ, उसके लिए दैट्स वाई आई चूज़ टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर यू। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें एंड देन मेक अ हेडिंग एंड देन उसके बाद एग्जाम्पल। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट loosely bound electron from the valence shell of an isolated system। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करें, सोडियम का क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज़ गेटिंग आउट। और अगर हम लोगों ने टोटल हाइड्रोजन की एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी होगी, प्लस 496 किलो जाउल पर मोल। जो हमारे पास बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हम लोग एक एटम में से या एक एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, वो रिमूव करवाने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ हायर दैन द फर्स्ट वन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की टॉपिक में जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी आप जो है उस पर लगाएंगे, ठीक है, और वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना तो उसमें आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी वो भी हम पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड मोनोपॉजिटिव गैसियस आयन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अ मोनोपॉजिटिव गैसियस आयन हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। वो एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर है, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि एक मोनोपॉजिटिव गैसियस साइन है, यानी कि उसके ऊपर प्लस साइन है, ऑलरेडी प्लस साइन है, मतलब कि ऑलरेडी उसका एक एटम रिमूव हो चुका हुआ है। एक जब एटम रिमूव हो तो प्लस साइन आ गया, प्लस के साथ 1 लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है 1। तो जब ऑलरेडी एक एलिमेंट जो है वो मोनोपॉजिटिव हो गया हुआ है तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि क्योंकि अब उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन को निकालना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। इलेक्ट्रॉन को तो आपने रिमूव करवा लिया क्योंकि उसकी जो थी इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास एटम था और हमारे पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन था उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो कम आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी उस एलिमेंट को उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। The effective nuclear charge monopositive increases and it attracts the remaining electrons more strongly। जो effective nuclear charge है ना, जैसे कि आप M पॉजिटिव हम यानी कि मोनोपॉजिटिव गैसियस आयन की बात करें, उसमें क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा और अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, राइट। प्रोटॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है क्योंकि अब हम लोगों ने सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो जब हम लोग निकालेंगे तो मोनोपॉजिटिव इंक्रीज़ कर जाएगा और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी वहाँ पे। रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफ़िकल्ट, दैट इज़ वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर दैन द फर्स्ट वन। अब एक चीज़ है वो एक नॉर्मल वर्क कर रही है, अब अगर वो ज़्यादा वर्क कर रही है तो इसका ये मतलब है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, मतलब कि वो ज़रूर काम डिफ़िकल्ट है। जैसे कि अगर आपने अपने एक हाथ में बुक उठाई है, ठीक है, बुक इज़ नॉर्मल, आपने एक बुक उठाई, आप उठा सकते हो इजीली, ठीक है, आपकी इतनी एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बुक्स एक ही हाथ पे, सिर्फ एक हाथ आप यूज़ कर रहे हो, एक ही हाथ पे आपने कोई 16-15 बुक्स रख ली हैं, तो आप क्या होगा, आप उस कोशिश करोगे इसको होल्ड करने की। आप क्यों वो फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आप उसको होल्ड करना चाहते हो। तो जितनी ज़्यादा आती जाएंगी बुक्स, आपको उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती जाएगी। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो हमारे पास एलिमेंट एक दफ़ा उसने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, वो निकल गया, उसके बाद क्या होगा, वो मोनोपॉजिटिव बन जाता है। तो इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो जाते हैं, इसलिए वो डिफ़िकल्ट भी होता है निकालने के लिए। दैट्स वाई इट्स हायर और इंक्रीज दैन द फर्स्ट वन। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की वो लेस देन होती है मैग्नीशियम के, इसकी क्या वजह है। The ionization of sodium is less than that of magnesium because the sodium and magnesium belongs to the same period. When we move from left to right in a period, atomic size decreases and ionization energy increases. हमने क्या बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम क्यों है मैग्नीशियम से। सबसे पहली बात उन्होंने हमें क्या बता दी कि सोडियम मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास एक ही पीरियड में लाई करते हैं। तो अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी को पीरियड में चेक करें तो आपको याद होगा कि
एटॉमिक साइज़ यहाँ जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। यानी कि सोडियम में कम थी तो मैग्नीशियम में ज़्यादा होगी। तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि आपने उसके ट्रेंड में भी पढ़ा था कि पीरियड में लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इसमें डिक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों होता जाएगा? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस। ये क्वेश्चन का आंसर हमारी थ्योरी में नहीं है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस स्मॉलर एटॉमिक साइज। सबसे आपने बताना है हैलोजेंस, हमारे जो पीरियड है या ग्रुप है उसमें आपने बताना है हैलोजेंस कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है हैलोजेंस हैं कौन से। सेकेंड थिंग आपने बताना है कि डिफ़िकल्ट क्यों है हैलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। सबसे पहली बात कि उनका एटॉमिक साइज़ स्मॉल होता है। सेकेंड थिंग, उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है। नंबर 3, सबसे बड़ी बात कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एडिशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन होती जाएगी तो रिमूवल तो उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा ना। अगर ऐसा है कि हम रिमूव करें लेकिन ऐड कुछ नहीं हो रहा, तो मे भी हमारे पास जो है वो हैलोजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा उन पर एनर्जी ना लगे, लेकिन अब उन पर लग रही है क्योंकि उनमें एडिशन भी हो रहा है, उनका स्मॉल साइज़ भी है, और क्या है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है उनमें, ठीक है। वाई डू बिगर साइज आइटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। अब हमने बताना जो बिगर साइज आइटम्स हैं उनके अंदर मोर शील्डिंग इफेक्ट्स कैसे हैं। तो जो बिगर साइज आइटम्स होते हैं उनके पास मोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्योंकि दे आर बिगर बिकॉज इन बिगर साइज आइटम्स द नंबर ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं, वो इनर शेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से फिल होते जा रही हैं, इसीलिए हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, तकरीबन आप कह लें कि न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक आपको उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी कि जो सेंटर में इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन को कम कर रहे होते हैं, ठीक है। So this was our test yourself 3.3 and our chapter is completely done. Now come towards the exercise. आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक पर मेंशन होंगे, ठीक है। उनके आंसर्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे गिवन दे दिए हुए हैं। अगर आपको रिलेटेड टू क्वेश्चंस या रिलेटेड टू आंसर्स कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड फ्रेंकली, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर बी atomic mass, then atomic number, then long periods, iodine, atomic radius, all metals it decreases in a period and it decreases in a period. ये सब क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से रेलिवेंट है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आपको कंसेप्चुअल आया हो या एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको मैंने लेक्चर में आपका पॉइंट क्लियर ना किया हो, ठीक है। अगेन इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आप मुझसे 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू, आई विल डेफिनेटली हेयर फॉर यू। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई देन आई विल डेफिनेटली रिपीट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, तो दैट्स वाई आई वांट टू डिस्कस ईच एंड एवरी शॉर्ट क्वेश्चंस इन इट। लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे हमारे इस चैप्टर के वो तकरीबन जो है वो रिलेटेड टू थ्योरी थे, so that's why we are not going to focus on it. Question number 1, why noble gases are not reactive? Noble gases are not reactive because they have their valence shells completely filled. हमने जब भी पीरियड की बात की है, व्हेन वी डिस्कस द पीरियड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन एनी टाइप ऑफ थिंग, हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि जो नोबल गैसेस हैं दे आर नॉट रिएक्टिव। नॉट रिएक्टिव क्यों हैं? बिकॉज दे हैव देयर वैलेंस शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड। क्योंकि हमारे पास जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड का क्या मतलब होता है कि
एस एस पी जब आप SSP को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो हमारे पास कंप्लीट आ रहा है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो दैट्स मीन दीज आर कॉल्ड noble gases. So why noble gases are not reactive? Because they have their valence shells completely filled. They have 2 or 8 electrons in their valence shell. Their atoms do not have the vacant space in their valence shell to accommodate more electrons. They do not gain, lose or share electrons. जब outermost shell ही complete है तो हमें ना कोई एटम उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना है, ना गेन करवाना है और ना ही शेयर करवाना है. So that's why it's not reactive. Question number 2. Why shielding effect of electrons make a cation formation easy? शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो कैटायन फॉर्मेशन को कैसे बहुत ईजीली उसके अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहा है. द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द कैटायन फॉर्मेशन ईजी बिकॉज इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड कैन ईजीली बी लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. जो शील्डिंग इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि उसके अंदर कैटायन फॉर्मेशन इजी है क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल क्या है, वो अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में है वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास लेस टाइटली होल्ड हैं, ठीक है, बाय द न्यूक्लियस एंड कैन ईजिली बी लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उनको ईजिली जो है आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाया जा सकता है. Next question is question number 3, which is about the difference. Difference questions always be the favorite questions of the examiner. जो पेपर बना रहा होता है ना, मेनली मैंने कुछ ऐसे पेपर्स भी देखे हैं कि जिसमें सिर्फ डिफरेंसेस आए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसमें शायद मे भी कोई 1-2 डेफिनेशंस थी, अदरवाइज सब डिफरेंसेस. आपके फर्स्ट चैप्टर में इतने डिफरेंसेस बनते हैं, सेकंड में इतने डिफरेंसेस हैं, थर्ड में इतने डिफरेंसेस हैं, इवन कि आपके फोर्थ एंड इन द लास्ट चैप्टर बहुत डिफरेंसेस हैं. तो जो एग्ज़ामिनर जिसको किसी के व्यू में है कि मैं इसको सारे जो है वो डिफरेंसेस देता हूँ, तो आपने इस बात को याद रखना है कि डिफरेंसेस जो है ना वो एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपने हर डिफरेंस को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ उसको गो थ्रू कर लें और ऐसा हो कि आपके कोई पॉइंट्स मिस हो जाए, या सिर्फ आप डेफिनेशन मेंशन कर दें या कोई एक पॉइंट मेंशन कर दें और एग्जांपल देना भूल जाएं, तो दैट्स मीन कि आपका मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है. सो यू मस्ट हैव टू गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल बिकॉज एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस. प्रॉपर्टीज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. मेंडलीव ने बात की थी एटॉमिक मैसेस की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बात की थी एटॉमिक नंबर्स की. नाउ कम टुवर्ड्स द एटॉमिक मैसेज. एटॉमिक मैसेज इज लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. उसके बाद अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो क्या है, वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ modern periodic law. Question number 4. Why the size of the atom does not decrease regularly in the period? हमने atomic size and radius में पढ़ा था period और groups के बारे में. Now we are going to again discuss about the period. The size of the atom does not decrease regularly in a period. This irregularity in the transition metal is due to the involvement of alpha orbital. It provides poor shielding. Alpha orbital क्या है कि ये साइंटिस्ट ने रिसर्च की हुई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने जो हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स की इन्वेंशन हुई थी, ठीक है. उस ऑर्बिटल की इन्वेंशन से बताया कि जब हमारे पास अल्फा ऑर्बिटल होगा ना तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा. पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो जो एटम ऑफ साइज़ है वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, रेगुलरली डिक्रीज़ नहीं करेगा पर करेगा ज़रूर, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चंस में बेसिकली हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इस पूरे चैप्टर में से मैंने आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एवरीथिंग मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है. लेकिन फिर आपके साथ जो है वो एक दफ़ा रिपीट करती हूँ. लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं आपको, डिस्कवरीज आ सकती हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की. मोस्टली जो है वो प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की आती है, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो साइंटिस्ट का वर्क है वो आपको एज एन MCQs आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता, ठीक है.
उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आ जाए तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और हमारे पास बोह्र्स एटॉमिक थ्योरी है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जिसके बारे में ना सिर्फ अभी बल्कि इन द फर्दर क्लासेस भी आपको जो है वो ये चीज़ें जो है वो बार बार मेमोराइज़ करवाई जाती हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आपकी थ्योरी में मेंशन है, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसका आपके सामने जो है वो उसका आंसर मेंशन थ्योरी में ना हो, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस क्या हैं? आंसर्स जो है ना आपकी बुक में होते हैं, ठीक है। आंसर्स क्या हैं? थ्योरी में होते हैं। आंसर्स क्या हैं? आपने जो सब कुछ याद किया है उसमें आंसर है। मसला कहाँ आता है? क्वेश्चन रीड करने में। आंसर्स तो आंसर सेम होते हैं वो, पर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, बट द आंसर इज़ सेम। तो ये आपकी मेंटालिटी है, आपका माइंड लेवल है कि आप उस वक्त इसको कैसे रीड करके कैसे इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पेपर करते हुए कंफ्यूज नहीं होना। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल फॉर यू गाइज, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, बिगर साइज एटम हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। अब क्या करना है, वो क्या हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि जो हमारे पास एटम का बिगर साइज एटम है उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है। इट्स कम्प्लीटली क्लियर। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको दो टॉपिक्स उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एक आयोनाइजेशन और एक शील्डिंग इफेक्ट। आपने पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को बताना है कि क्या होती है, ठीक है, फिर शील्डिंग इफेक्ट को बताना है क्या होता है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ ही उसका थोड़ा सा ट्रेंड बताना चाहते हैं कि पीरियड में इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, या ग्रुप में इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, इसी तरह आप शील्डिंग में भी बता दें। वो 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में आप बता के उसको फिनिश कर सकते हैं। डेफिनेशन दें और ट्रेंड लिखें बस। उसके बाद आपको जो उसने बोला है जस्टिफाई करें। जस्टिफिकेशन कैसे देनी है, आपने बताना है कि हमारे पास क्या है, बिगर साइज़ एटम होता है कि उसमें ज़्यादा इनर शेल्स है, ज़्यादा इनर शेल्स ज़्यादा बड़ा एटम, ठीक है। उसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा एटम, साइज़ बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होती जा रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना बड़ा एटम होता जाएगा वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जब जितनी पास होता है न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी को ज़्यादा जो है वो एनर्जी लगानी पड़ती थी। लेकिन जब एटम बिगर साइज़ एटम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आराम से कम लग रही है और वो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास रिमूव हो रहा है। सो दिस इज़ द वे टू अटैम्प्ट अ क्वेश्चन। मैंने आपको ये भी बता दिया है। सो इन दिस होल लेक्चर वी स्टडी अबाउट द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस एंड वी स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज इज़ वेरी easy, it's just completely related to your theory work, and if you have any type of question you can ask me. Short questions definitely done, long questions definitely done, ठीक है। क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे हो गए हैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट, बट आई वांट यू टू गो बैक टूवर्ड्स द 3 चैप्टर और आप उनकी रिवीजन ज़रूर करें, बिकॉज रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे आगे नहीं भागना, आगे आगे भागने से आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ायदा होता है। तो जो पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हैं, कोई आपका मिस हो गया है, यू कैन गो टूवर्ड्स माई लेक्चर्स, यू कैन गो टूवर्ड्स माई नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू। आपको वहाँ से हर तरह की हेल्प मिल सकती है। Again, I am here 24/7. If you have any type of question, you can ask me in the comment box. आपको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा जो कि मिस हो गया हो या आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको कोई डिस्कवरीज नहीं समझ आई, आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, एक्सरसाइज नहीं समझ आ रही, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, and inshallah in the next lecture we will go towards our chapter number 4, which is structure and molecules, which is very interesting chapter. ये सिर्फ theories और atoms और elements के बारे में हम पढ़े थे। अब ज़रा हम जो है वो next चीज़ों को स्टडी करेंगे जो हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके अगर आप लोगों के 3rd चैप्टर्स जो हैं वो आपने साथ साथ लेक्चर्स लिए हैं और वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जब भी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर की बात करूं तो उसको एक दफ़ा रीड ज़रूर किया करें, पहले खुद से गो थ्रू किया करें उस लेक्चर को, ताकि जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूं तो आपके लिए उस लेक्चर को लेना बहुत ईजी हो, कि आप थोड़ी सी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हो उस लेक्चर की, ठीक है।
the main thing which I said to every student of mine, that read the books and read the books. Books are your essential part of your body. जिस तरह हमारी बॉडी के बहुत से एसेंशियल पार्ट्स हैं, उस तरह बुक्स भी एसेंशियल पार्ट हैं, ठीक है. बुक्स के साथ दोस्ती करना मतलब कि अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाना है, ठीक है, जिस घर को आप समझते हो, जानते हो, ठीक है. तो हर चैप्टर को लेक्चर को पढ़ने से पहले एक दफ़ा उसको खुद से गो थ्रू करके फिर उस लेक्चर को लिया करें, तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड इट विल गुड फॉर योर लर्निंग. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the structure and molecules. Best of luck. Allah Hafiz.